नमस्कार दोस्तों, एपेक्स इंस्टीट्यूट की इतिहास वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं इस समय। उसमें से एक वंश है गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक है। ठीक है, हम लोग ने पहली क्लास इसकी एक हो चुकी है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली क्लास में आप जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। गुलाम वंश में हम लोग ने पढ़ा क्या है, इसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले जिसने इसकी स्थापना किया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको पढ़ लिया है। और इसके जो उत्तराधिकारी थे आराम शाह थे। और फिर कौन बैठा गया था? इल्तुतमिश। और फिर गद्दी पर कौन बैठा? तो रजिया सुल्तान। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, आज उसी के आगे चलेंगे। क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि इन्होंने स्थापना किया था, जिसको ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, क्यों रखी थी ये सब पिछली क्लासों में हो चुका। आज हम लोग रजिया सुल्तान से आगे चलेंगे। ठीक है, आगे कौन? मैंने आपको, आइए जरा अगले पेज में रजिया सुल्तान के बारे में हमने पढ़ लिया था। रजिया सुल्तान, जो रजिया सुल्तान थी, ये शासक कब बनी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और शासक कब बनी? तो 1236 से लेकर 1240 तक 4 वर्ष इसने शासन किया। लेकिन फिर एक इसके खिलाफ एतगीन ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। और कई, जैसे बहराम शाह हो गए, एतगीन हो गए, कई लोगों ने मिलकर इनकी हत्या कर दिया था। हत्या हो गई थी। इनका विवाह किससे हुआ था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था, पिछली क्लास में हो चुका है, अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया से इनका विवाह हुआ था। तो अल्तुनिया की मृत्यु और रजिया सुल्तान दोनों की मृत्यु हो गई थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आगे क्या है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो उसका नाम है बहराम शाह। क्या नाम है बेटा? बहराम शाह। ये बहराम शाह जब गद्दी पर बैठा तो ये इसने शासन कब से कब तक किया? तो आंसर आपका हो जाएगा 1240 से लेकर 42 तक। कब तक शासन किया? 1240 से लेकर 42 तक। अब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो बहराम शाह। और बहराम शाह जैसे ही गद्दी पर बैठा तो एक नए पद की स्थापना करता है, जिसका नाम था नायब ए मुमलकित। क्या नाम था बेटा? नायब ए मुमलकित। नायब ए मुमलकित। क्वेश्चन ये आ जाता है कि नायब एक नया पद था। ये इसको भी आप नोट कर लीजिए, एक नया पद था। ठीक है, इसको किसने सृजित किया था? तो बहराम शाह। और इस पद को सबसे पहली बार किसको दिया गया था? तो ये सबसे पहले दिया गया था एतगीन को। आप समझ में आया? ये एतगीन कौन था? जो रजिया के खिलाफ सबसे पहला षड्यंत्र रचा था। और इसी षड्यंत्र में रजिया शिकार बनी थी और मार दी गई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आमिर याकूर किसको बनाया गया, सुसाला का प्रधान किसको बनाया गया था, इसके खिलाफ कौन किसने किसने विद्रोह रचा था। तो उसमें से एक बड़ा नाम आता है एतगीन। और एतगीन बहराम शाह के शासनकाल में इसको एक नया पद मिलता है। क्या है? नायब ए मुमलकित। अब ये नायब ए मुमलकित पद जो था एकदम नया पद था। और इसको शॉर्टकट में नायब कहा गया बेटा। क्या कहा गया? नायब। तो क्वेश्चन एक आता है कि नायब का पहला शासक कौन बना, मतलब इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एतगीन था बेटा। कौन था? एतगीन। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे अगले पेज में। जो ये नायब पद था, नायब पद, इस पे मैंने अभी आपको बताया है, इस पे सबसे पहली बार कौन बैठा? तो इस पे सबसे पहले बैठा था एतगीन। ठीक है, कौन बैठा? एतगीन। और इस पद का सृजन किसने किया? सृजित किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बहराम शाह। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये नायब जो पद था, ये सबसे मजबूत पद था कि इसके बाद कोई था? तो जी हाँ, ये नायब पद जो था, अर्थात सुल्तान के बाद, किसके बाद? सुल्तान के बाद सबसे बड़ा, अर्थात कई अधिकार इस पद के पास थे। तो क्वेश्चन एक आएगा, एक यहीं पर आप लिख लो, इस पद का सृजन किसने किया? बहराम शाह ने। और इस पद को नष्ट किसने किया? इसको यही खत्म करते हैं, नष्ट किसने किया बेटा?
नष्ट किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन, बलवन। तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं पे खत्म करो। सबसे पहली बार किसको बैठाया गया, एथगेन को। इसका सृजन किसने किया, बहराम शाह। और इस पद को नष्ट किसने किया, तो बलवन। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। इस बहराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह। अब आइए जरा, अलाउद्दीन मसूद शाह जो बहराम शाह के बाद गद्दी पर बैठा था, ये कब से कब बैठा, तो इसका आंसर हो जाएगा कब से कब बैठा, तो ये आपका हो जाएगा 1242 से लेकर 1246 तक। कब से कब तक बैठा, 1242 से 1246। अब सुनो जरा, इसमें जो बलवन था एक उच्च पद पर आ गया था बेटा, बलवन जो था एक उच्च पद पर आ गया था। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल के बाद गद्दी पर, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो इसी का नाम था नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन, नासरुद्दीन, नासरुद्दीन महमूद, महमूद। अब नासरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1246 से लेकर 1265। कब से कब तक है, 1246 से लेकर 1265 तक है। ठीक है, अब आइए जरा, नासरुद्दीन महमूद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए जरा हम लोग बात करते हैं नासरुद्दीन महमूद के बारे में। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन। नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान किसने बनाया, सुल्तान किसने बनाया, सुल्तान बनाने वाला जो व्यक्ति था, सुल्तान बनाने वाला जो व्यक्ति था, बनाने वाला व्यक्ति, तो ये कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन। तो बलवन जो है खुद पद पर नहीं बैठा, नासरुद्दीन महमूद को बना दिया। अब क्वेश्चन आपसे आएगा कि नासरुद्दीन इतना सीधा साधा व्यक्ति था कि अपना जो खर्च है ये कुरान की आयतें लिखकर और उनको पढ़कर खर्च चलाता था। तो क्वेश्चन आता है कि नासरुद्दीन महमूद जो था ये किसको, कुरान की आयतें, कुरान की आयतें, आयतें लिखकर, मेरा नोट कर लीजिए, लिखकर और उन्हें पढ़कर, और उन्हें पढ़कर अपना जीवन यापन, आप ये भी कह सकते हो कुरान की आयतें और टोपी सिलकर, ये भी लिख सकते हो आप, किसको, कुरान की आयतें लिखकर और टोपी सिलकर। देखिए कितना जबरदस्त था, सिलकर। ऐसा क्यों होता था अभी बताऊंगा। सिलकर अपनी अपनी जीवन यापन, अपना जीवन यापन करता था। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये धार्मिक व्यक्ति था, धर्म को मानने वाला व्यक्ति था और इसको राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, और कहा जाता है कि इसी के शासनकाल में जो पूरी सत्ता थी, सत्ता का अधिकारी कौन था, सत्ता का अधिकारी, इसको भी आप नोट करिए, सत्ता का अधिकारी कौन था, अर्थात नायब के पद पर कौन था। क्वेश्चन आपसे आएगा कि नायब के पद पर कौन था, नायब के पद, क्योंकि सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद कौन सा था, नायब, और इसी नायब के पद पर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन, बलवन। और बाद में जब ये शासक बनता है तो बलवन ने नायब के पद को क्या कर दिया था, हटा दिया था, अर्थात समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नासरुद्दीन महमूद से क्वेश्चन आपके काफी बनते हैं। और नासरुद्दीन महमूद के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलवन। अब बलवन से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो बलवन था, गयासुद्दीन बलवन इसका पूरा नाम था। क्या नाम था पूरा नाम, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलवन। क्या नाम था बेटा, गयासुद्दीन, नोट कर लीजिए, गयासुद्दीन बलवन। तो गयासुद्दीन जो बलवन था ये गद्दी पर कब बैठा, तो ये 1265 से लेकर कब तक बैठा, तो 1200, आप मान लीजिए कि कब तक बैठा, तो ये 87 तक बैठा था बेटा। कब तक, 87 तक। इसको भी आप नोट कर लीजिए, 1265 से 1287। पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलवन। और क्वेश्चन हम पूछे कि बलवन से, शॉर्टकट में पढ़ते हैं इसको, बलवन ने बहुत अपने साम्राज्य में बहुत चीजें इसने लागू किया था और बहुत चीजों को कठिनाई से लागू कर दिया था। आइए जरा बात करते हैं इसने क्या क्या लागू किया। तो देखिए इधर, इसने जो है सिजदा पाबोस प्रथा को लागू किया। कौन सा बेटा, सिजदा पाबोस प्रथा।
पाबोश प्रथा, सैयदा पाबोश प्रथा को लागू किया। अब सैयदा पाबोश प्रथा को लागू किसने किया था? सबसे पहले सिर को झुकाकर पैर के अंगूठे को चूमना, ये किसने लागू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन अर्थात बलबन ने लागू किया था। इसने जो फारसी उत्सव है नवरोज उत्सव, कौन सा बेटा? नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव का आरंभ कराया था। अर्थात भारत में सबसे पहली बार नवरोज उत्सव का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा कि इसने ये आरंभ किया था। आपसे पूछा जाएगा कि जो 40 अमीरों का जो संगठन था तुर्कान ए चहलगामी, जिसको हम नाम लेते थे, उसका समापन किसने किया था? तो आप इसको भी लिख लीजिए, तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी, जिसको हम लोग बोलते थे 40 अमीरों का संगठन। क्या कहते थे? 40 अमीरों का संगठन। अगर हम कहें इसका समापन किसने किया था, समाप्त किसने किया था? तो समाप्त किया था बलबन ने। इसको समाप्त किसने किया? बलबन ने। और एक अभी मैंने आपको बताया कि नायब ए मुमलकत, क्या नाम बताया था? नायब ए मुमलकत, इसको भी नोट करिए, नायब ए मुमलकत, मुमलकित चाहे लिख लीजिए चाहे मुमलकत लिख लीजिए। नायब ए मुमलकत को किसने समाप्त किया था? यह भी पद था जिसका प्रारंभ किसने किया था? उसको बहराम शाह ने। तो इसको भी किसने समाप्त किया था बेटा? इसको भी समाप्त किया था बलबन ने। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो नवरोज उत्सव का। और एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है कि सबसे लौह एवं रक्त की नीति, इसको भी नोट करिए, लौह रक्त की नीति, लौह रक्त की नीति किसने लागू किया था? तो इसको भी लागू किया था बलबन। और एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा? तो आपको नोट ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम आपका चलने वाला नहीं है, ठीक है? और एक क्वेश्चन आपको लिख लीजिए कि इसने जो है अपने साम्राज्य में गुप्तचर विभाग की स्थापना भी किया था। गुप्तचर विभाग की स्थापना। और ये गुप्तचर विभाग जाके बलबन को सीधे बताता था कि ये आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो फिर बलबन उसको बुलाता था और इस नीति से उसको दंड देता था। लौह रक्त नीति मतलब ये क्या थी? गरम गरम लोहे की छड़ को छुआता था और उसमें छोटा छोटा जो है बूंद टपकवाता था। ये गजब का इसका शासन। तो इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचता था, ठीक है? तो एक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी किया गया था। और इसने एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसने दीवान ए अर्ज की स्थापना भी किया बेटा, इसको भी नोट करिए बेटा, दीवान ए अर्ज। अब ये दीवान ए अर्ज क्या था, इसको भी नोट करिए, दीवान ए अर्ज। अगर हम बात करें दीवान ए अर्ज तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। दीवान ए अर्ज था एक सैन्य संगठन था, सैन्य संगठन। अब सुनो जरा, दीवाने अर्ज जो था इसकी स्थापना बलबन ने कहाँ किया था? तो जहां से मंगोल सबसे ज्यादा भारत में आक्रमण करते थे, अर्थात कहाँ? उत्तरी पश्चिमी तट पर। कहाँ पे बेटा? मैंने आपको बताया उत्तरी पश्चिमी तट पर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया? जो दीवाने अर्ज है सैन्य संगठन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दीवाने अर्ज ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा स्थापित कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी तट, उत्तरी पश्चिमी तट। तो ये उत्तरी पश्चिमी तट कौन था? तो उत्तरी पश्चिमी तट से ही तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण करते थे। मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए बेटा, मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है। दीवाने अर्ज जो बनाया गया था एक सैन्य संगठन था, स्थापित कहाँ किया गया? उत्तरी पश्चिमी तट पर। क्यों स्थापित किया गया? मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए। और यहाँ पे नियुक्ति किसकी की गई थी? तो यहाँ की जो नियुक्ति की गई थी वो बलबन का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। क्या नाम था बेटा? शहजादा मोहम्मद। अब शहजादा मोहम्मद कौन था? ये बलबन का बड़ा पुत्र था जिसको ये कमान दी गई थी दीवाने अर्ज। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया था?
पहली बात तो दीवाने अर्ज है क्या, तो एक सैन्य संगठन था और ये कहाँ स्थापित किया गया, उत्तरी पश्चिमी तट। क्यों स्थापित किया गया था, मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए। और इसकी मंगोलों से आक्रमण करते करते इसकी क्या हो गई थी, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहजादा मोहम्मद कहाँ मारा गया, तो शहजादा मोहम्मद उत्तरी पश्चिमी तट पर मारा गया था, जहां इसको एक नया सजित सैन्य संगठन दिया गया था और इसकी स्थापना किसने किया था, तो बलबन ने किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे आएगा कि बलबन की मृत्यु होने के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो गद्दी पर कौन बैठा था, कैकुवाद। कौन बैठा था बेटा, कैकुवाद। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि बलबन की मृत्यु के पश्चात, बलबन की मृत्यु के पश्चात तो गद्दी पर कौन बैठा, तो गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था कैमुर्स या कैकुवाद। अगर कैकुवाद की हम बात करें, ये सबसे गुलाम वंश का अंतिम शासक है जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये गद्दी पर कब तक बैठा, तो ये इसके बाद छोटे मोटे बहुत शासक आए, लेकिन ये कब तक बैठा, तो ये 1290 तक बैठा। और इसकी हत्या किसने किया था, हत्या किया था जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया था, खिलजी वंश की स्थापना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, है ना, कैकुवाद की हत्या कर एक नया वंश बनाता है जिसका नाम था खिलजी वंश। कौन सा बेटा, खिलजी वंश। लेकिन अब भी क्वेश्चन आपका समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे, मैंने एक शॉर्टकट में आपको बनाने की कोशिश किया है, इतिहास ऐसे ही पढ़िए, मजा आएगा। आइए जरा, बलबन के शासनकाल में क्वेश्चन आता है कि बलबन के शासनकाल में आपने एक नाम सुना होगा, अमीर खुसरो का नाम। किसका नाम बेटा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन आता है अमीर खुसरो का शासनकाल स्टार्ट कहाँ से होता है, बलबन के शासनकाल में। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा जाता है बेटा, इसको भी आप नोट करिए, वास्तविक नाम, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका अबुल हसन था नाम। क्या नाम बेटा, अबुल हसन। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि अमीर खुसरो का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, आपसे पूछ सकता है कि जन्म कहाँ हुआ, तो इसका जो जन्म है पटियाली गांव में हुआ था, पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ, तो 1253 में हुआ था। अब अगर पूछे इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु इसकी जो है ये बेटा आप बताएंगे कहाँ हुई थी, तुगलक वंश के शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी मृत्यु हुई थी। आपको बताना पड़ेगा मृत्यु जो है तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, यहाँ पे हुई थी। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन जो औलिया थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी भी मृत्यु जो है तुगलक वंश में ही हुई थी। ठीक है, जिन्होंने कहा था दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ही ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम काम किया था अमीर खुसरो। अब क्वेश्चन इतने सारे इनके अमीर खुसरो के बनते हैं, लेकिन अमीर खुसरो कोई छोटा नाम तो है नहीं, बड़ा नाम है। इनको भारत में तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं, तूतीय हिंद, भारत का तोता जिसको कहा जाता है, भारत का तोता। अर्थात ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। और क्वेश्चन इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, तो आप देखिए जरा, इन्होंने खड़ी बोली सबसे पहले खड़ी बोली का प्रचार किसने किया था, प्रचार प्रसार किसने किया, तो अमीर खुसरो ही ने किया था। और उर्दू साहित्य का जनक किसे कहा जाता है भारत में, ये भी लिखो बेटा, आप ये भी लिखो, नहीं परेशान हो जाओगे, इसको भी आप लिखिए। उर्दू साहित्य का जनक भारत में किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने सितार का आविष्कार किया। किसका बेटा, सितार, ख्याल, इसका ये जो है ये संगीत यंत्र थे, है ना, संगीत यंत्र कौन कौन से थे, एक सितार था, एक ख्याल था, इन्होंने इसकी भी खोज किया था। और इन्हें जो है भारत में इन्होंने
कौन सा बेटा? हिंदवी में बहुत सारे साहित्य का लेखन भी काम किया, साहित्य लेखन का भी काम किया। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बेटा? तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तुगलकनामा। इसको भी आप नोट करिए, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तुगलकनामा। अमीर खुसरो ही ने लिखा था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अमीर खुसरो ने कितने शासकों के शासन, कितने सुल्तान या कितने शासकों के शासनकाल में काम किया है? तो इन्होंने 7, कितने? 7, और कहीं कहीं आपको 8 मिल जाएंगे। तो 7 शासकों के शासनकाल को अमीर खुसरो ने देखा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। इनका जन्म कब हुआ था? 1253 में पटियाली गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया के इनका कौन से वंश में मृत्यु हुई थी? तो इनका तुगलक वंश में। इनको भारत का तोता भी कहा जाता था। हिंदवी कहा जाता था कि अमीर खुसरो फारसी भाषा के बहुत बड़े कवि थे, लेकिन इन्होंने हिंदवी साहित्य का लेखन भी काम किया। इसमें हिंदवी साहित्य में। और इनको भारत में उर्दू साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। गुलाम वंश खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग एक नया वंश पढ़ेंगे, इसका नाम है खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में लिखना। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।